अभय राव ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच ली, जबकि तेजस ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और पुनः उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे लगता है काली अकादमी में ही निश्चित रूप से शक्तिशाली राक्षसी भगवान परिवर्तन होने चाहिए। मैं जाकर देखना चाहता हूं, शायद कुछ सीख सकूं। आप समझ रहे हैं? तेजस ने एक उत्साह भरे भाव से कहा। अभय राव की सांसें तेज हो गईं। सिद्धांत कहता है कि मुझे इस बारे में संगठन को रिपोर्ट करनी चाहिए और तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो किया है उससे दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? तेजस ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। गुरु, मैंने आपको साधना की विशेष विधियां पहले ही बता दी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मूल्यवान हूं, लेकिन रहस्यमय स्वर्ग तकनीक मूल्यवान है। मुझे नहीं पता कि यह कहां से आई है और मेरे पास इसके काम करने के तरीके के बारे में जितना मैंने आपको बताया है उससे ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मुझे इसकी सीमाएं देखने के लिए और अधिक प्रयोग करने की जरूरत है। तभी हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि यह हम इंसानों के लिए कैसे उपयुक्त है और मानवता को आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। अभय राव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा रहस्य उजागर हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? तेजस ने हल्के से मुस्कुराया। मैंने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर किसी दिन मेरा रहस्य खुल गया तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति रह जाऊंगा। चाहे वे मुझे मार दें या मैं खुद अपनी जान दे दूं, मैं रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इस बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे जितना हो सके उतना छिपाऊंगा और मुझे इसे छिपाने में तुम्हारी मदद की भी जरूरत है। भले ही मैं 10 साल या 100 साल बाद मर जाऊं, जब तक कि हमारी रिडेम्पशन सोसाइटी बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो जाती और हम अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को विकसित नहीं कर सकते, रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का खुलासा नहीं होना चाहिए। अन्यथा मानवता सबसे बड़े खतरे में होगी। तुमने खुद ही ऐसा कहा था, है ना? अभय राव ने चुपचाप सिर हिलाया। यही कारण था कि उसने रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की रिपोर्ट नहीं की थी। अगर रिपोर्ट हो जाती तो यह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती। यदि संगठन ने आम लोगों को इसे सीखने की अनुमति दी तो इसे गुप्त रखना लगभग असंभव हो जाता, जिससे मानवता के लिए आपदा का खतरा पैदा हो सकता था। ईमानदारी से कहूं तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये शब्द एक 10 साल के बच्चे के मुंह से कैसे निकल सकते हैं। तेजस, क्या तुम जानते हो, मैंने तो यहां तक सोचा है शायद तुम मानवता को बचाने के लिए स्वर्ग से भेजे गए उद्धारकर्ता हो। मैंने यह भी सोचा कि तुम राक्षसों द्वारा भेजे गए जासूस हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम पहले वाले हो। दूसरा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्राणी राक्षसों के बीच भी एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्राणी होगा। वे तुम इस इंसानों के समूह को संभालने के लिए भेजने का जोखिम नहीं उठाएंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खुद की भी रक्षा करोगे। तुम पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, अभय राव ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं। तेजस ने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं पहले ही कई बार मर चुका हूं। ठीक है, फिर जो भी आप चाहें मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। आप देख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। मास्टर बसे। तेजस को नहीं पता था कि अभय राव ने दूसरे शिक्षकों को यह कैसे समझाया, लेकिन जल्द ही उसे विवेक से सूचना मिल गई। अब वह काली अकादमी में काम कर सकता था। काम बहुत आसान था, हफ्ते में 3 दिन आंगन की सफाई करना। वाकई यह बस इतना ही था, और इस तरह तेजस काली अकादमी में सफाई कर्मचारी बन गया। शेष 4 दिन स्वाभाविक रूप से रिडेम्पशन अकादमी में अध्ययन और साधना में व्यतीत होते थे। अगर कोई बाहरी व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र होता तो कोई और व्यक्ति सफाई का काम संभाल लेता। निस्संदेह अभय राव ने उनके लिए व्यापक व्यवस्था की थी। आउटडोर प्रशिक्षण के लिए तत्काल कोई योजना नहीं थी। रिडेम्पशन अकादमी के छात्रों को अलग अलग प्रशिक्षण भ्रमण के लिए 3 समूहों में विभाजित करने के बाद अगली अवधि आत्मचिंतन के लिए थी। साथ ही व्यक्तिगत समस्याओं के लिए लक्षित मार्गदर्शन भी था। तेजस ने इस दृष्टिकोण को बहुत पसंद किया। प्रशिक्षण, चिंतन, फिर से प्रशिक्षण और फिर से दोहराना, यह सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि तेजस अब बड़ा हो गया था। 10 साल की उम्र में उसकी लंबाई मात्र केवल 1.5 मीटर थी। राक्षसों की विशाल आकृतियों के सामने वह बस एक छोटा सा बिंदु ही प्रतीत होता था।
काली अकादमी में उसकी कार्य पोशाक अकादमी शहर की वर्दी ही थी। तीसरे दिन की सुबह जब उसने नौकरी के लिए अनुरोध किया था, वह अभय राव के साथ काली अकादमी की ओर चला गया। वे काली शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान काली अकादमी में प्रवेश करने जा रहे थे। एक कर्मचारी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं कर सकता था। काली अकादमी में अकादमी शहर की ओर एक छोटा सा पिछला गेट था, जिसके माध्यम से सभी कर्मचारी अंदर आते थे। छोटे गेट से अंदर कदम रखते ही तेजस ने माहौल में बदलाव महसूस किया। यहाँ का वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर और गरिमामय लग रहा था। इसके अलावा स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा भी यहाँ बाहर की तुलना में अधिक सघन थी। तेजस, याद रखना कि काली अकादमी काली शहर में सचमुच एक सम्मानित स्थान रखती है। यहाँ न केवल काली शहर के शीर्ष कुलीन लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, बल्कि अन्य महान कुलों के भी कई लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह स्थान कई शक्तिशाली व्यक्तियों का घर है और यहाँ ईश्वरीय आदेशों पर चलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए विवेक से काम लेना, समझे? अभय राव ने धीमी आवाज में सलाह दी। तेजस को इस सलाह का महत्व समझ में आ गया और उसने कुछ बार सिर हिलाया। काली अकादमी विशाल थी और इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहला क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र था, जिसमें मुख्य शिक्षण भवन सहित अलग अलग आकार के 6 शिक्षण भवन शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग विषयों के लिए समर्पित था। दूसरा क्षेत्र आवासीय क्षेत्र था। काली अकादमी के छात्रों को परिसर में ही रहना पड़ता था। परिसर से बाहर जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती थी और महीने में एक बार उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती थी। अब तेजस को समझ में आ गया था कि वह दोनों बार कितना भाग्यशाली रहा था जब उसकी मुलाकात आन्या से हुई थी। संयोग से वह अपनी छुट्टी पर थी और अकादमी की बजाय चाय की दुकान पर मिल गई थी। तीसरा क्षेत्र साधना का क्षेत्र था, जिसमें अलग अलग छात्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रशिक्षण मैदान थे। अकादमी की उच्च स्तरीय दुकानें भी इसी क्षेत्र में स्थित थीं। इन दुकानों का कार्य रिडेम्पशन सोसाइटी की छोटी दुकानों के समान था, लेकिन निस्संदेह यहाँ माल की गुणवत्ता और विविधता कहीं अधिक थी। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विभाजन स्पष्ट और सीधा था। तेजस का काम शैक्षणिक क्षेत्र में मुख्य शिक्षण भवन के सामने लगभग 10,000 वर्ग मीटर के खुले स्थान को साफ करना था। इस क्षेत्र की सफाई दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, और सप्ताह में एक बार पूरी तरह से करना अनिवार्य था। झाड़ू लगाना तो अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन गहन सफाई करना थकाने वाला काम है। जबकि वह तेजस को काली अकादमी के भीतर एक जंगल की ओर ले गए। उनके पीछे छोटी इमारतों की एक पंक्ति थी जो जंगल की घनी हरियाली में छिपी हुई थी। जब वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे तो अभय राव ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। ओल्ड रामू, अभय राव ने विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मेयर आ गए हैं, अंदर आइए, अंदर आइए, बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहा। अभय राव ने सिर हिलाया। मैं धन्यवाद। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कृपया इसके लिए काम का प्रबंध करें, मुझे जाना है। इसका नाम तेजस है, आप इसे छोटा तेजस कह सकते हैं। छोटा तेजस, ओल्ड रामू से मिलो। नमस्ते ओल्ड रामू। तेजस ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। दादाजी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस ओल्ड रामू ही ठीक है। हम यहां पारिवारिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, समझे? ओल्ड रामू ने तेजस को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में उदासीनता देखकर तेजस ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया ओल्ड रामू। ओल्ड रामू ने अभय राव से कहा, तुम जा सकते हो, मैं इस लड़के का ख्याल रखूंगा। जब तक वह अच्छा व्यवहार करेगा वह यहां ठीक रहेगा। अभय राव ने सिर हिलाया। धन्यवाद। छोटा तेजस, ओल्ड रामू दशकों से काली अकादमी में काम कर रहे हैं और इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। उनके आदेशों का पालन करना और तुम यहां ठीक रहोगे। हाँ धन्यवाद मेयर। अभय राव के चले जाने के बाद ओल्ड रामू ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे साथ अंदर आओ।